जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो मैंने सर्विंग सैनिक भाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने कॉन्टैक्ट में जो सर्विंग सैनिक भाई हैं उनको शेयर जरूर करें। वैसे तो सभी भाइयों को पता है कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। जिन भाइयों को एक्स सर्विसमैन डेफिनेशन के बारे में ज्यादा जानना है वह दिए गए स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के पता कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन डेफिनेशन में एक्स रिक्रूट बोर्डेड आउट वाला जो पॉइंट्स है उसके लिए कुछ समय बाद आपको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी अग्निवीर अपॉइंटेड हो रहे हैं। अगर अग्निवीर मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट होते हैं तो उनको मेडिकल कंपनसेशन मिलेगा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कोटा नहीं मिलेगा। साथियों, बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एक्स सर्विसमैन भाइयों को मिलने वाले रिजर्वेशन की। सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है 10 और 20% मिलता है। बैंक्स एग्जाम में ग्रुप सी में 14.5% और ग्रुप डी में 24.5% एक्स सर्विसमैन भाइयों को रिजर्वेशन मिलता है। 4.5% डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को मिलता है। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में ग्रुप ए में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 10%, ग्रुप बी में एसआई आते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इत्यादि के, इसमें भी 10%, ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 10% सीएपीएफ में एक्स सर्विसमैन भाइयों को रिजर्वेशन मिलता है। डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स यानी कि डीएससी में एक्स सर्विसमैन को 100% रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह से स्टेट वाइज रिजर्वेशन की टेबल भी आप देख सकते हैं। स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज भी होती है, तो आप इस समय क्या पॉलिसी चल रही है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों से अपने स्टेट की जरूर पता कर लें। इस तरह से आप भी अपने स्टेट का रिजर्वेशन देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एक्स सर्विसमैन भाइयों को एक बार ही कोटा अवेल करने का रूल है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एक्स सर्विसमैन भाई ज्वाइन करने के बाद में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन आएंगे उसमें एलिजिबल नहीं है। ज्वाइन करने से पहले जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में एक्स सर्विसमैन भाइयों ने एप्लीकेशन लगाया हुआ है उन एग्जाम्स में एलिजिबल होते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसआई में कमांडो कोर्स किए हुए एक्स सर्विसमैन भाइयों को 50% का अलग से कोटा भी मिलता है। साथियों, बात करें एक्स सर्विसमैन भाइयों की गवर्नमेंट जॉब्स में एज कैसे निर्धारित होती है। मोस्टली जॉब्स में एक्स सर्विसमैन भाइयों को उनकी सर्विस प्लस 3 ईयर का रिलैक्स मिलता है। यानी कि अगर आपकी रिटायर होते समय टोटल एज 40 ईयर्स है और आप 20 ईयर सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो आपकी जो एज होगी 20 ईयर होगी। देन आपको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपकी जो एक्चुअल एज होगी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 17 ईयर्स होगी। अगर आपके टारगेट एग्जाम में 18 टू 23 ईयर्स जनरल कैटेगरी की एज है तो आप 18 से कम यानी कि 17 ईयर होने पर भी एलिजिबल हैं और आने वाले 6 ईयर तक एलिजिबल होंगे। बैंकिंग एग्जाम में आपकी जो लास्ट एज 50 ईयर्स होती है, यानी कि आपकी टोटल एज यहीं पे अगर 50 ईयर्स से क्रॉस होती है तो आप बैंकिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ग्रुप ए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी एज का काफी ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें 10% तो रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन एज का क्राइटेरिया इतना क्रिटिकल है कि सारे एक्स सर्विसमैन भाई नहीं देख पाते हैं। इस एग्जाम में जनरल एक्स सर्विसमैन भाई की मैक्सिमम एज 30 ईयर से एबव वाले नहीं देख पाते हैं। ओबीसी एक्स सर्विसमैन 33, एससी और एसटी एक्स सर्विसमैन 35 ईयर के ऊपर जो भी भाई हैं वह अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। इस बार अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप उससे भी असिस्टेंट कमांडेंट एज का क्लियर कर सकते हैं। कुछ एग्जाम में ओबीसी, एससी और एसटी एक्स सर्विसमैन भाइयों को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है जो कि मैक्सिमम 8 इयर्स तक होता है। तो आप नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी एज का भी आइडिया लगा सकते हैं। साथियों, यह कटिंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन से मैंने ली है, जिसमें एक्स सर्विसमैन भाइयों को 2 इयर्स का ही वेटेज दिया गया है। जो दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करने की डेट होगी तब तक के लिए मान्य होगा। यानी कि एक्स सर्विसमैन भाई रिटायरमेंट आने के 2 साल बाद तक अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 साल के बाद में जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथियों, बात करें एक्स सर्विसमैन भाइयों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है, तो 10th 12th ग्रेजुएशन और इंग्लिश टाइपिंग, यह मेरे हिसाब से इतना एक्स सर्विसमैन भाइयों के पास में बिल्कुल होना चाहिए।
रिटायरमेंट के समय एक्स सर्विसमैन भाइयों को डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। यह उन भाइयों को मिलता है जो 10th पास होते हैं और 15 ईयर सर्विस कंप्लीट करके आते हैं। स्टेट और सेंट्रल सभी गवर्नमेंट ग्रुप सी तक की जॉब्स में यह सर्टिफिकेट एलिजिबल होता है। एक्स सर्विसमैन भाइयों का मिलने वाला ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में वैलिड होता है जहां इनकी जरूरत होती है। सैनिक भाइयों को कम कंपटीशन की जॉब में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बढ़ा लेनी चाहिए, जिसमें एक सबसे ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण है स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस। स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मांगा जाता है, उनसे इंग्लिश या हिंदी में स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप एक कम कंपटीशन वाली जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर की एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से वैकेंसी खाली जा रही है। उसी तरह से आप CCC O लेवल इत्यादि कंप्यूटर कोर्स करते हो तब भी आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके स्टेट में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन है तो आप टीचर कोर्स, BEd, BPEd जैसे टीचर कोर्स भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सेंट्रल जॉब्स में टीचर ग्रुप बी में आता है और ग्रुप बी में एक्स सर्विसमैन भाइयों को अलग से कोटा नहीं है, सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप अदर प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं जैसे MBA, BBA, BCA, मास्टर डिग्री, टेक्निकल डिप्लोमा इत्यादि। यह कोर्स आपको गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स में भी काफी हेल्प करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि डिफेंस में सेवा करते हुए रिटायरमेंट से कितने दिन पहले सैनिक भाई गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली जॉब्स में बिफोर 1 ईयर रिटायरमेंट हमारे सैनिक भाई अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपका रिटायरमेंट 31 मार्च 24 है, मार्च 23 या इसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी में हमारे सैनिक भाई अप्लाई कर सकते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इसके लिए NOC रिक्वायर्ड होगा, बैंकिंग का NOC फॉर्मेट और CGL CPO का NOC फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। यह NOC आपको फॉर्म फिल करने के समय नहीं देना होता है, लेकिन DV में यह बिल्कुल ही रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन भाइयों को किस किस गवर्नमेंट एग्जाम में रिटायरमेंट के बाद पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो बैंकिंग और SSC ये दोनों ही एग्जाम हमारे पर ईयर आते हैं, यानी कि एनुअली, जिसमें एक बैंक क्लर्क के RBI, SBI, IBPS और IBPS RRB यह रूटीन एग्जाम है। इसी तरह से SSC के भी यह सभी एग्जाम पर ईयर आते हैं। बैंकिंग की सभी जॉब्स में एक्स सर्विसमैन भाइयों को पे प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि उनके लास्ट वेतन के हिसाब से बैंकिंग में पे निर्धारित होता है, जबकि SSC में पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बैंकिंग और SSC दोनों की ही जॉब प्रोफाइल वीडियो मैंने बनाई हुई है, जो कि आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं, जिससे इन एग्जाम्स की आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। सर्विसमैन भाइयों के लिए सेंट्रल के जो अदर एग्जाम्स हैं उसमें रेलवे, NTPC, RPF, SI, कांस्टेबल, ग्रुप D इत्यादि, FCI में वॉचमैन, AG3 इत्यादि, कोर्ट में भी क्लर्क, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI की वैकेंसीज, दिल्ली स्टेट की अदर जितनी भी ग्रुप C जॉब्स होती हैं उनमें एक्स सर्विसमैन भाई एलिजिबल होते हैं। डिफेंस सिविलियन ऑर्डिनेंस कोर्स में भी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए काफी अच्छी वैकेंसी निकलती है। जिन भी सैनिक भाइयों की तैयारी काफी अच्छी है वह ग्रुप A और ग्रुप B की भी सेंट्रल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन भाइयों को अपने होम स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जैसा उनके स्टेट का रिजर्वेशन रूल है, जिसमें पुलिस, एजुकेशन, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ग्रुप B और सिविल सर्विसेज इत्यादि। लेकिन साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक्स सर्विसमैन भाइयों को अपने होम स्टेट में ही रिजर्वेशन मिलता है, दूसरे स्टेट का एक्स सर्विसमैन का कोटा आप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्जाम इत्यादि काफी वेबसाइट हैं, अगर इनको आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां से आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड जरूर करें। आपके 80% डाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही दूर हो जाते हैं। सभी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करनी होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है तो आप ग्रुप C के बैंकिंग और SSC दोनों एग्जाम को टारगेट्स करें। पे प्रोटेक्शन के चक्कर में ओनली बैंकिंग को टारगेट ना करें, क्योंकि बैंकिंग में कंपटीशन काफी हाई है।
आपको जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की प्रिपरेशन करनी होगी, जो बेसिक लेवल से करनी होगी। एक्स-सर्विसमैन भाइयों की रीजनिंग काफी स्ट्रांग होती है, तो आप रीजनिंग से भी शुरू कर सकते हैं। मैथ्स में एक्स-सर्विसमैन भाइयों को काफी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैथ्स में सबसे जरूरी है आप बेसिक से शुरुआत करें। पहले टेबल, बोर्डमास रूल, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स पर जाएं। आप ऑनलाइन जो वीडियो वॉच करते हैं उनकी प्ले स्पीड बढ़ा करके वॉच करने की प्रैक्टिस करें, इससे आप कम समय में ज्यादा कोर्स कवर कर पाएंगे। प्रिपरेशन सोर्स की बात करें तो बुक्स, ऑनलाइन वीडियो, क्विज, न्यूज़पेपर, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन इत्यादि से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंकिंग और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उनको भी वॉच करके आइडिया ले सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रिपरेशन स्टार्ट करने में ही कुछ भाई सोचेंगे कि हमारी एजुकेशन सर्विस से पहले अच्छी नहीं थी, तो हम कैसे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो साथियों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, सर्विस से पहले आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा, लेकिन डिफेंस की सर्विस करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाती है, जिससे आप कम समय में ज्यादा कोर्स कवर कर पाते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि इन्फेंट्री जीडी का जवान भी हाई कंपटीशन के एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं और क्लर्क रह चुके जवान भी कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप कम से कम शुरुआत करके देखो तो सही। गाइडेंस और सिलेबस के अनुसार अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित ही सही समय से आपको सफलता मिलेगी। आगे भी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।